नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर सारथी कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो क्लासेस चल रही है, आज उसमें जो अपनी अगली क्लास है वो होगी ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पे बेस। आज की जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे इंडिफरेंस कर्व का इंट्रोडक्शन। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। आज की क्लास की जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसमें हम देखेंगे इंडिफरेंस कर्व का इंट्रोडक्शन, बेसिक अजम्पशन ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इंडिफरेंस कर्व क्या है, इंडिफरेंस कर्व की अजम्पशंस क्या है, इंडिफरेंस मैप क्या है और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो आज की जो क्लास है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है इंडिफरेंस कर्व, उसको हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो करते हैं आज की क्लास की शुरू। इंडिफरेंस कर्व का इंट्रोडक्शन। द इंडिफरेंस कर्व वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिस्ट एजवर्थ इन 1881। यानी कि इंडिफरेंस कर्व का जो सर्वप्रथम जिसने यूज किया था वो एजवर्थ थे, और उनकी एक बुक थी मैथमेटिकल फिजिक्स। इस बुक में उन्होंने सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व का यूज किया था। हालांकि हम आज इसको यूटिलिटी एनालिसिस में यूज करते हैं, लेकिन उस टाइम एजवर्थ ने इसको यूटिलिटी के लिए यूज नहीं किया था। बट फर्स्ट टाइम एजवर्थ ही वो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इंडिफरेंस कर्व को यूज किया। उनके बाद 82 में फीसर ने इनको यूज किया था। फिर आते हैं 1906 में पेरेटो, ये इटली के थे। मैनुअल डी इकोनॉमिक पॉलिटिक, ये वो पहले इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने यूटिलिटी के लिए इंडिफरेंस कर्व का क्या किया था, यूज किया था। तो पेरेटो एक इंपॉर्टेंट नाम आता है यहाँ पे, इटली के इकोनॉमिस्ट थे। और फर्स्ट टाइम जो यूटिलिटी के एनालिसिस है उसके लिए इंडिफरेंस कर्व को यूज करने वाले इकोनॉमिस्ट यही थे। फिर W.E. जॉनसन ने भी यूज किया था। फिर रूस के स्लट्सकी, इनका आगे जब हम इंडिफरेंस कर्व को आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे फर्दर क्लासेज में, तो स्लट्सकी के जो इफेक्ट है वो हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्लट्सकी एक इंपॉर्टेंट नाम आता है इंडिफरेंस कर्व में। और इंडिफरेंस कर्व को पॉपुलर बनाने के जो इकोनॉमिस्ट थे वो थे J.R. हिक्स और R.G.D. एलन। ये वो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने 1934 में इकोनॉमिका मैगजीन में एक इनका आर्टिकल था, ए रिकंसिडरेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू। यानी इनका जो आर्टिकल था ये इंग्लिश लैंग्वेज में था, क्योंकि अब तक जितने भी काम हुए थे वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं हो रहे थे। तो मोस्ट पॉपुलर जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो इंग्लिश लैंग्वेज की एक मैगजीन इकोनॉमिका नाम से, उसमें इनका एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, और यहाँ से इंडिफरेंस कर्व की एक मोस्ट पॉपुलर थ्योरी के रूप में चलने लगा। फिर 1939 J.R. हिक्स की एक बुक आती है वैल्यू एंड कैपिटल, उसमें उन्होंने फर्दर और ज़्यादा इसको डेवलप किया था। और 1956 में ए रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी, यहाँ पे इन्होंने इंडिफरेंस कर्व को और भी क्या किया, डेवलप किया। तो इंडिफरेंस कर्व की अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ या हिस्ट्री की बात करूँ तो ये है, पहला नाम आता है एजवर्थ का जिन्होंने सबसे पहले इसको यूज किया था, और इसको पॉपुलर बनाने के जो दो इकोनॉमिस्ट है वो है हिक्स एंड एलन। बढ़ते हैं आगे कि एजम्पशन क्या है मॉडर्न थ्योरी की। अब मॉडर्न थ्योरी की एजम्पशन से पहले हमें थोड़ा क्लासिकल थ्योरी के बारे में यहाँ पे जानना जरूरी है। क्लासिकल थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें हमने पढ़ा था कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल में हम यूटिलिटी को किस फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं, नंबर फॉर्मेट में। यानी कि हमने कहा हम जब यूटिलिटी यूनिट है, कमोडिटी की यूनिट है, उनका जब हम कंजप्शन करते हैं तो हमें जो यूटिलिटी डिराइव होती है वो किस फॉर्मेट में हम उनको बताते थे, हम उनको नंबर फॉर्मेट में बताते थे। और साथ ही में हम उसका जो मेजरमेंट है वो किससे करते थे, मनी से करते थे। साथ में हम उसका मेजरमेंट मनी से करते थे। तो इसमें जो क्लासिकल थ्योरी उसमें बहुत सारी क्या थी, अनरियलिस्टिक अजम्पशंस थी, बहुत ज़्यादा उसके जो क्रिटिसाइज उसको किया गया। फिर हम मॉडर्न थ्योरी को डेवलप करने की बात करते हैं, तो मॉडर्न थ्योरी भी कुछ एजम्पशंस पे बेस है। तो क्या है वो एजम्पशंस, हम बात करते हैं। पहली एजम्पशन कि कंज्यूमर को फुल नॉलेज है अबाउट हिज कमोडिटीज, यानी जो कमोडिटीज वह कंज्यूम करने वाला है उन कमोडिटीज के बारे में उसको पूरा नॉलेज है, उसको मार्केट की सिचुएशन का आइडिया है कि कौन सी कमोडिटी कहाँ पे उसको किस तरीके से सेटिस्फेक्शन देती है। तो इसकी पहली जो एजम्पशन है वो यही है कि कंज्यूमर अपनी जो सेटिस्फेक्शन है या कमोडिटी के कंजम्पशन है उसको लेकर वह फुल नॉलेज रखता है। सेकंड, बजट कंस्ट्रेंट, यानी उसके पास लिमिटेड बजट है, और उन लिमिटेड बजट के जो दायरा है, जो बाउंड्री है, उसी में वह क्या करेगा, कंजप्शन करेगा, उसी से ही वह कमोडिटीज को बाई और कंज्यूम करेगा।
तो वह बजट कंस्ट्रेंट है। फिर वह कंज्यूमर नोज अबाउट हिज प्रेफरेंस फंक्शन, यानी कंज्यूमर को इस बात का आइडिया है कि कौन सी कमोडिटी उसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देती है और कौन सी कमोडिटी उसे कम सेटिस्फेक्शन देती है। यानी कि अगर वह ये बताए कि मुझे एक्स में ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है और वाई में उसको कम मिलती है, तो कंज्यूमर अपनी जो प्रेफरेंस फंक्शन है उसके बारे में जानता है कि उसको क्या उसकी क्या प्रेफरेंस है। और जब वह अपनी प्रेफरेंस को जानता है तो वह सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग उन कमोडिटीज़ को क्या कर सकता है, रैंक बना सकता है कि अगर उसके पास ए बी सी और डी तरह की 4 तरह की कमोडिटी है तो वह ये बोलता है कि मुझे सी से फर्स्ट सबसे ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है, बी से कम मिलती है, डी से और कम मिलती है और ए से और भी कम मिलती है। तो कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इनको क्या करता है, रैंक दे सकता है। और एक बार वह रैंक देता है तो उसके बाद वह ये भी कहेगा कि जो ग्रुप बनाया उसने कि ए ग्रुप में उसने एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी की 2 कमोडिटी और इधर 5 रखी, इधर 3 रखी, इधर 4 रखी, इधर 4 रखी, इधर 2 रखी, इधर 2 3 रखी, उधर 1 रखी, जो भी है उसने जो ग्रुप बनाया, यानी ए कॉम्बिनेशन के लिए उसने जो ग्रुप बनाया, बी के लिए बनाया, सी के लिए बनाया, डी के लिए बनाया। तो जब एक बार वह इनको ऑर्डर कर देता है तो उसके बाद वो कह सकता है कि मुझे ए ग्रुप बी से ज़्यादा अच्छा लगता है, या मुझे बी ग्रुप ए से ज़्यादा अच्छा लगता है, या मुझे दोनों ही ग्रुप क्या मिलते हैं, अच्छे लगते हैं। अर्थात अगर उसने जैसे मान लो ए ग्रुप बनाया है और उसने एक बी ग्रुप बनाया है, ए ग्रुप में वह 2 कमोडिटी यूज करता है और बी में भी वह 2 करता है, ए में उसने एक कमोडिटी की एक क्वांटिटी और 3 रखी, इधर 3 रखी और 2 रखी। अगर वह ये कह रहा है कि मुझे ए ग्रुप ज़्यादा अच्छा लग रहा है किससे, बी से, एक सिचुएशन तो ये हो सकती है। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि उसको बी ज़्यादा अच्छा लग रहा है किससे, ए से, और एक सिचुएशन ये हो सकती है कि उसको ए और बी दोनों क्या लग रहे हैं, इक्वल लग रहे हैं। तो वह अपनी जो सेटिस्फेक्शन है उसको ऑर्डर कर सकता है। ऑर्डर के बाद वह ये डिटरमाइन कर सकता है कि उसको ज़्यादा यूटिलिटी किस में मिल रही है, या वह इन दोनों में इक्वल सेटिस्फेक्शन ले रहा है या नहीं। तो इक्वल जो सेटिस्फेक्शन है उसी को बोलता है इंडिफरेंस। यानी कंज्यूमर इस सिचुएशन में क्या रहेगा, इंडिफरेंस रहेगा। इंडिफरेंस का मतलब ये नहीं है कि वह डिसीजन नहीं कर पा रहा है, इंडिफरेंस का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वह क्या नहीं कर पा रहा, डिसीजन बिल्कुल। इंडिफरेंस का मीन्स तो ये है कि उसको दोनों ही ग्रुप से या जो भी उसने जो ग्रुप बनाए हैं उन सबसे क्या मिल रही है, उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रही है। वो ये कहता है चाहे मुझे ए दे दो चाहे मुझे बी दे दो, मेरी सेटिस्फेक्शन के लेवल में कोई चेंज नहीं हो रहा। और जब उसकी सेटिस्फेक्शन के लेवल में चेंज नहीं होता वह सिचुएशन बोली जाती है कंज्यूमर की इंडिफरेंस। फिर इसके अलावा कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन। कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन का मतलब अगर कंज्यूमर ये कहता है कि उसको ए कमोडिटी या ए ग्रुप उसको बी ग्रुप से ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो वह कभी नहीं कहेगा बाद में कि उसको बी ग्रुप ज़्यादा अच्छा लग रहा है ए से। यानी उसके सिलेक्शन में क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ताकि उसके बिहेव को क्या किया जा सके, स्टडी किया जा सके। और इसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट है ट्रांजिटिविटी इन कॉम्बिनेशन। अगर वह ये कहता है उसको ए कमोडिटी अच्छी लगती है बी से, बी कमोडिटी अच्छी लगती है सी से, तो सी कमोडिटी से ए क्या लगेगा, अच्छा ही लगेगा, यही है। यानी ए कमोडिटी बी से अच्छी लग रही है और बी से सी, तो ए और सी के बीच में भी रिलेशन क्या होगा कि ए उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है सी के मुकाबले। तो ये जो अजम्पशन है वो किसकी है, ट्रांजिटिविटी एंड कंसिस्टेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है अजम्पशन बनती है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की। तो आगे जो हमारा एनालिसिस है वो इन 2 जो अजम्पशन है इन पे बहुत ज़्यादा बेस्ड होने वाला है। तो ये मॉडर्न थ्योरी की कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं जिनको हम आगे इंडिफरेंस कर्व में भी डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। हमने अभी ये तो जान लिया कि ये कंज्यूमर क्या बनाता है, इसमें कॉम्बिनेशन बनाता है और उन कॉम्बिनेशन को बनाता है, उन कॉम्बिनेशन से वह अपनी रैंक को क्या करता है, डिसाइड करता है और फिर ये बताता है कि कौन सा ग्रुप उसको किससे अच्छा लग रहा है या कौन से ग्रुप से उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड हो रही है। तो बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व की। क्या होता है इंडिफरेंस कर्व? एन इंडिफरेंस कर्व इज दैट लाइन विच रिप्रेजेंट्स ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 commodities that provide same level of satisfaction to a consumer. That consumer therefore indifferent among the combination represented by the points of the indifference curve। यानी कि होता क्या है इसमें, जैसे 2 कमोडिटी है, एक एक्स कमोडिटी और एक वाई कमोडिटी। एक्स कमोडिटी को हमने डेयरी मिल्क नाम दिया है
और वाई कमोडिटी को हमारा नाम यहाँ किटकैट है। जैसे मान लो कोई कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर है, इसने ए कॉम्बिनेशन बनाया, ए कॉम्बिनेशन में वो एक्स कमोडिटी की 1 यूनिट रखता है और वाई कमोडिटी की 12 यूनिट रखता है। बी कॉम्बिनेशन में वह 2 यूनिट और 8 यूनिट का कॉम्बो बनाता है। सी में 3 और 5 का बनाता है। डी में 4 और 3 का बनाता है और ई में वह 5 और 2 का बनाता है। और ये वो सारे उसने कॉम्बिनेशन बताए हैं जो उसकी सेटिस्फेक्शन को क्या बताते हैं, इक्वल। यानी कि कंज्यूमर ये बोलता है कि चाहे उसको ए कॉम्बिनेशन दे दो, चाहे तो बी दे दो, चाहे सी दे दो या डी दे दो, ई दे दो, कोई भी कॉम्बिनेशन दोगे उसकी सेटिस्फेक्शन में चेंज नहीं होगा, उसकी सेटिस्फेक्शन इक्वल लेवल पे रहेगी। यानी कि उसने एक तरफ एक्स कमोडिटी को बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ वाई कमोडिटी को डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज करके उसने क्या बना लिए, कॉम्बिनेशंस बना लिए। और वह इन कॉम्बिनेशंस में क्या है, इनडिफरेंट है, इक्वल सेटिस्फेक्शन लेने वाला है। तो इसको जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं कि इधर हमने एक्स कमोडिटी ले ली, इधर वाई ले ली, इधर 12 उसके पास वाई है तो एक्स उसके पास कितना है 1, 8 उसके पास वाई है तो एक्स कितना है 2, 5 उसके पास वाई है तो एक्स कितना है 3, 3 उसके पास वाई है तो एक्स कितना है 4, और 2 उसके पास वाई है तो एक्स कितना है 1, 5। और इन सबको जब हम एक लाइन से मिला देते हैं तो इस लाइन पे जितने भी जो पॉइंट बनते हैं ए बी सी डी, जितने भी कॉम्बिनेशन है, ये उस कंज्यूमर को क्या देते हैं, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। और इस लाइन को ही क्या बोला जाता है, इंडिफरेंस कर्व। ऐसा कर्व जिस पे जितने भी कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट होते हैं दो कमोडिटी के, वो एक कंज्यूमर को क्या देते हैं, इक्वल लेवल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। बढ़ते हैं आगे। बेसिक अजम्पशन ऑफ आईसी। पहली बात तो कंज्यूमर क्या है, रेशनल कंज्यूमर है। रेशनल कंज्यूमर मीन्स वह अपनी सेटिस्फेक्शन को क्या करना चाहता है, मैक्सिमम सेटिस्फाई होना चाहता है, वह कॉम्बिनेशन से इक्वल सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड करना चाहता है। सेकंड थिंग, ऑर्डिनल यूटिलिटी। अब यहाँ पे हम यूटिलिटी को क्या बना रहे हैं, रैंक दे रहे हैं कि कौन सी से उसको ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है और कौन सी से उसको कम मिलती है। यानी कि उसने रैंक देता है, और रैंक देने क्या है, ऑर्डिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। क्योंकि एक कमोडिटी जब वह इंक्रीज करता है, यानी अभी हमने कहा कि उसके पास 1 डेयरी मिल्क और 12 किटकैट है, और बी पॉइंट पे 2 डेयरी मिल्क और 8 किटकैट है, तो यहाँ पे उसने एक कमोडिटी को क्या किया है, इंक्रीज किया है +1 से, तो यहाँ उसने वाई को कितने से डिक्रीज किया है, -4 से। तो ये जो एक कमोडिटी की जगह दूसरी कमोडिटी को वह जब सब्सटीट्यूट करता है, इस रेट को क्या बोलते हैं, एमआरएस, और ये डिक्रीजिंग होनी चाहिए। इसको हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी को क्या कर सके, यूनिट में डिवाइड किया जा सके, ऐसी अजम्पशन है। और वही कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन, एक बार उसने कहा कि ए बी से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है तो वो कभी नहीं कहेगा कि बी ए से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। और ट्रांजिटिविटी इन कॉम्बिनेशन, ए अगर बी से ज़्यादा है, बी अगर सी से ज़्यादा है, तो ए और सी में भी ऐसा रिलेशन होगा कि ए होगा ज़्यादा सी से। तो ये इसकी बेसिक अजम्पशंस है। यानी ऑर्डिनल अप्रोच की जो अजम्पशन है वो कार्डिनल से क्या है, बहुत कम है। और कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का यही सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज का पॉइंट रहा कि उसकी अजम्पशन क्या है, बहुत ज़्यादा है, और उसकी अजम्पशन ज़्यादातर अनरियलिस्टिक है। बढ़ते हैं आगे। इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप क्या होता है, एक ग्राफ विच रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स, ईच ऑफ विच एक्सप्रेस गिवन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। यानी अभी हमने कहा कि एक कंज्यूमर क्या बनाता है, अपने जो प्रेफरेंस जो उसका फंक्शन है उससे वह कॉम्बिनेशन बनाता है। और इस कॉम्बिनेशन में अभी प्रीवियस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम बात करें तो हमारे पास 5 कॉम्बिनेशन उसके पास थे, और 5 कॉम्बिनेशन से उसको सेटिस्फेक्शन जो मिल रही थी वो क्या थी, इक्वल लेवल सेटिस्फेक्शन थी। तो ये उसका एक प्रेफरेंस फंक्शन है। अगर इस तरीके के उसने अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे, अलग अलग बजट लाइन पे अगर उसने प्रेफरेंस कर्व बना रखे हैं, तो इन सबको जब हम एक ग्रुप में लाते हैं तो इसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। यानी कि ये कोई कंज्यूमर है जिसके पास कमोडिटी 2 यानी कि वाई कमोडिटी है, और इधर उसके पास एक्स कमोडिटी है। इंडिफरेंस कर्व 1 पे उसके पास जो भी है, जितने भी कॉम्बिनेशन है, जैसे इस पे ए और बी कॉम्बिनेशन है, तो ए और बी कॉम्बिनेशन की जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या है, एक दूसरे के इक्वल। और अगर 2 पॉइंट पे अगर उसके पास सी और डी कॉम्बिनेशन है तो सी और डी क्या है, इक्वल। 3 पे अगर उसने ई और एफ कॉम्बिनेशन बना रखा है तो एफ और ई क्या है, इक्वल। और अगर 4th है उसने उस पर जेड कॉम्बिनेशन बना रखा है
और साथ में x या y या m कॉम्बिनेशन बना रखा है, तो z इक्वल टू m। तो एक आईसी पर या एक डिफरेंस कर्व पे जितने भी कॉम्बिनेशन है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब बात करते हैं राइट साइड वाले कॉम्बिनेशन की। अब राइट साइड वाला जो कॉम्बिनेशन है वह ज्यादा सेटिस्फेक्शन को क्या करता है, शो करता है। राइट साइड वाला जो कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन को शो करता है। क्यों? क्योंकि अगर जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक पॉइंट बताता हूँ कि यहाँ पे ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर वाई कमोडिटी ओ वाई है और एक एक्स कमोडिटी है ओ एक्स। अब अगर बात करें IC2 पे, अगर इस पॉइंट पे बात करूँ, यहाँ पे सी पॉइंट है, तो यहाँ पे वाई कमोडिटी कितनी होगी, ओ वाई 1, और एक्स कमोडिटी कितनी होगी, ओ एक्स 1। तो जो राइट साइड वाला आईसी है उसमें दोनों ही कमोडिटी की जो क्वांटिटी है वो क्या है, ज़्यादा है। और अगर कंज्यूमर के पास ए कॉम्बिनेशन, तो ए पे क्या हुआ कि एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी है। जैसे मान लो उसके पास एक्स है 2 और वाई है 2, और सी पे उसके पास एक्स है 3 और वाई है 3। तो अब हम ये पूछे कि ए और सी में से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कौन से मिल रही है, तो डेफिनेटली सी में उसके पास क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा। और ज़्यादा क्वांटिटी अगर होगी तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल भी क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। तो मीन्स हुआ कि राइट साइड में जो आईसी है वो लेफ्ट साइड वाले आईसी से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि राइट साइड वाले आईसी में जो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी है वो क्या है, ज़्यादा है। तो राइट साइड वाला हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करता है और लेफ्ट साइड वाला लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करता है। और जब हम सारे प्रेफरेंस फंक्शन को एक जगह लाते हैं या सारे आईसीज को एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको बोला जाता है इंडिफरेंस मैप। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या है कि जैसे अभी हमने कहा कि ये हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें हमारे पास एक्स कमोडिटी के नाम पे क्या है, डेयरी मिल्क, और वाई कमोडिटी के नाम पे क्या है, किटकैट। कंज्यूमर ने कॉम्बिनेशन बना रखा है, एक कॉम्बिनेशन में वह डेयरी मिल्क की एक क्वांटिटी रखता है और किटकैट की 12 क्वांटिटी, और बी कॉम्बिनेशन में वह डेयरी मिल्क की 2 क्वांटिटी और किटकैट की 8 क्वांटिटी। अब हमने कहा कि जब कंज्यूमर, क्योंकि उसको सेटिस्फेक्शन लेवल को क्या रखना है, इक्वल रखना है। इक्वल रखेगा तो वह एक कमोडिटी को बढ़ा रहा है। फॉर एग्जाम्पल उसने एक्स को बढ़ाया कितनी क्वांटिटी से, +1 से, यानी 1 से उसने बढ़ाकर कितना कर लिया, तो अब अगर वह कॉम्बिनेशन में चेंज नहीं करता है, यानी कि फर्स्ट कॉम्बिनेशन में 1 और 12 का था, यहाँ पे 2 और 8 का, तो अगर वह इस 8 को चेंज नहीं करता है, यहाँ भी 12 ही रखेगा, तो इसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि बी कॉम्बिनेशन में उसके पास जो क्वांटिटी वो ज़्यादा हो जाएगी। तो उसको अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को क्या रखना है, इक्वल। तो इक्वल रखेगा तो एक कमोडिटी को अगर वह इंक्रीज कर रहा है तो उसको वाई कमोडिटी को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। डिक्रीज करेगा तभी उसकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या रहेगा, इक्वल। यानी कि डेयरी मिल्क से बढ़ाने से उसका सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज होगा और किटकैट को डिक्रीज करने से उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा। और दोनों का जो रिजल्ट है वो ये रहेगा कि उसका सेटिस्फेक्शन लेवल प्रीवियस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। यानी कि वह डेयरी मिल्क को एक से बढ़ा रहा है, एक क्वांटिटी से, और वह जो किटकैट है उसको पहले उसने 4 क्वांटिटी से डिक्रीज किया, फिर 3 क्वांटिटी से डिक्रीज किया, फिर 2 क्वांटिटी से डिक्रीज किया और फिर 1 क्वांटिटी से डिक्रीज किया। क्यों? ताकि उसका जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो क्या बना रहे, इक्वल बना रहे। तो MRS क्या होती है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, यानी कि वह वाई कमोडिटी का सब्सटीट्यूशन किससे कर रहा है, एक्स कमोडिटी से कर रहा है। तो उसने ए कॉम्बिनेशन के लिए जो कमोडिटी का सब्सटीट्यूशन किया वो 1:4 रेशियो में किया, बाद में उसने 1:3 रेशियो में किया, फिर 1:2 रेशियो में किया और फिर 1:1 रेशियो में किया। तो ये जो मार्जिनल रेट है, यानी कि एडिशनल यूनिट को अगर उसने इंक्रीज कर रहा है तो वाई कमोडिटी की जो क्वांटिटी वह छोड़ने के लिए तैयार है उसी को क्या बोलता है, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। यानी कि MRS इज द एक्सचेंज रेट विच टेल्स दी दैट व्हेन ए कंज्यूमर हैज 2 कमोडिटी, यानी कि जब एक कंज्यूमर के पास 2 कमोडिटी है, एट व्हाट रेट ही इज रेडी टू गिव अप और टेक 1 कमोडिटी इन प्लेस ऑफ अदर कमोडिटी सो दैट देर इज नो चेंज इन हिज टोटल सेटिस्फेक्शन। यानी कि एक कंज्यूमर के पास जब अगर 2 कमोडिटी है तो वह एक कमोडिटी को लेने के लिए या छोड़ने के लिए
दूसरी कमोडिटी की कितनी यूनिट्स को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, वह उसकी क्या बोली जाएगी, MRS। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से ऐसे समझो कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मिठाई है और उस मिठाई का नाम है गुलाब जामुन, और मेरे पास एक मिठाई है उसका नाम है रसगुल्ला। तो आपके पास जो मिठाई है गुलाब जामुन, उसकी क्वांटिटी आपके पास कितनी है, 12, और मेरे पास जो रसगुल्ला है उसकी क्वांटिटी कितनी है, 1। अब मैं मेरे पास रसगुल्ला बढ़ाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास क्या आ जाए, 1 रसगुल्ला आ जाए। सॉरी एग्जाम्पल मतलब एक ही कंज्यूमर के लिए लेते हैं कि आपके पास 2 कमोडिटी है, एक है रसगुल्ला और एक है गुलाब जामुन। अब आपके पास रसगुल्ला 1 और गुलाब जामुन क्या है, 12। अब आपके पास गुलाब जामुन की क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो उसकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, सॉरी उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, कम है। और रसगुल्ला आपके पास क्वांटिटी में क्या है, कम। रसगुल्ला कम है तो आपके पास उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 1। तो आप अगर आपके पास मैंने ऑफर किया कि अगर मैं आपको 1 रसगुल्ला और दे दूं, अगर मैं आपको 1 रसगुल्ला और दे दूं तो आप गुलाब जामुन कितना देने के लिए मुझे तैयार हो। तो आपने कहा अगर मैं 1 रसगुल्ला मुझे मिलता है तो मैं मेरे यहाँ से कितने गुलाब जामुन सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, 4। यानी कि जो 1 रसगुल्ले से आपकी मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होगी, वो 4 गुलाब जामुन छोड़ने से आपकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या रहेगा, इक्वल। फिर मैंने आपको फिर ऑफर किया अगर मैं आपको 1 रसगुल्ला और बढ़ा दूं, अब आप कितने गुलाब जामुन मुझे दे सकते हो। तो अब पहले क्या कि आपके पास गुलाब जामुन कितने थे, 12। अब आपके पास कितने बचे हैं, 8। तो अब गुलाब जामुन भी कम हो रहे हैं। जब कोई कमोडिटी आपके यहाँ से कम होती है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब आप ये कहोगे कि मैं 1 रसगुल्ले के लिए अब सिर्फ कितने गुलाब जामुन सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, 5 गुलाब जामुन सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। और 1 रसगुल्ले के सॉरी 3 गुलाब जामुन आप सेक्रीफाइस कर सकते हो 1 रसगुल्ले के बदले। फिर आपका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो क्या रहेगा, इक्वल। मैंने फिर आपको ऑफर किया कि अगर 1 आपके पास और रसगुल्ला बढ़ा दिया जाए तो अब आप कितने गुलाब जामुन सेक्रीफाइस कर सकते हो। अब देखो आपके पास जो प्रीवियस है उसमें 3 रसगुल्ला और 5 गुलाब जामुन बचे हैं। अब मैंने कहा कि अगर आपको रसगुल्ला 3 की बजाय कितने हो जाए, 4, तो आप कितने गुलाब जामुन छोड़ोगे। तो आप अब देखोगे कि मेरे पास जो गुलाब जामुन है वो कितने बचे हुए हैं, सिर्फ 5 बचे हुए हैं। तो अब उसकी यूटिलिटी क्या है, ज़्यादा। तो आप 1 रसगुल्ले के बदले अब ये कह रहे हो कि मैं कितनी गुलाब जामुन छोड़ सकता हूँ, सिर्फ 2 गुलाब जामुन छोड़ सकता हूँ। अब आपके पास गुलाब जामुन बचते हैं पीछे 3। फिर मैंने आपको एक और ऑफर किया कि अगर 1 रसगुल्ला और बढ़ा दिया जाए तो अब देखो गुलाब जामुन आपके पास कितने बचे हुए हैं, 3 बचे हुए हैं, तो इनकी यूटिलिटी क्या है अब, ज़्यादा। तो आप कहोगे कि 1 रसगुल्ले के बदले 1 गुलाब जामुन छोड़ा जाएगा, और ये हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल आपने हर पॉइंट पे या हर कॉम्बिनेशन के साथ क्या बना रखा है, इक्वल बना रखा है। तो यही एग्जांपल है कि जब एक कमोडिटी आपके यहाँ से डिक्रीज होती है तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाता है, और जब एक कमोडिटी इंक्रीज होती है तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल डिक्रीज हो जाता है। और दोनों का जो रिजल्ट होता है वो यही रहता है कि कंज्यूमर हर कॉम्बिनेशन पे अपना सेटिस्फेक्शन लेवल क्या रखना चाहता है, इक्वल रखना चाहता है। और एक कमोडिटी का दूसरी कमोडिटी से जिस रेट पे वह सब्सटीट्यूशन करता है उस रेट का नाम क्या है, MRS। MRS एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनता है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में। और जो नेट जैसी एग्जाम है, नेट JRF और इन असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी एग्जाम है, वहाँ पे इस टॉपिक को बहुत अच्छे से डिटेल से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब इतना तो हमने देखा, लेकिन अब बात हमारे क्वेश्चन में आता है कि ये MRS डिक्रीज क्यों होती है। यानी कि शुरुआत में 1 के बदले 4 दी जा रही थी, फिर 4 1 के बदले 3, फिर 1 के बदले 2, फिर 1 के बदले 1। तो ये धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। हालांकि डिक्रीज होने का रीजन मैंने अभी आपको बताया है कि कोई कमोडिटी अगर आपके यहाँ से कम होती है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा हो जाएगी तो आप उसका सेक्रीफाइस क्या करना चाहोगे, कम करना चाहोगे। वहीं एक कमोडिटी अगर आपके पास इंक्रीज होती है तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और उसका आप सेक्रीफाइस यानी उसके लिए फिर आप दूसरी कमोडिटी को कम छोड़ना पसंद करोगे। अब बढ़ते हैं कि यही इसका टिप्स कि जो यूटिलिटी एक्स से हमें डिराइव्ड होती है वह वाई यूटिलिटी, वाई जो कमोडिटी है उसके लॉस से क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। यानी कि एक कमोडिटी एक्स की आपने बढ़ाई तो यहाँ से वाई का जो सेक्रीफाइस किया, इन दोनों की जो यूटिलिटी है या इन दोनों की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। यही क्या है, MRS।
बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं एमआरएस डिक्रीज क्यों होती है, एमआरएस क्यों डिक्रीज होती है। यही अपना प्रीवियस क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पे इसका डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन देखते हैं। मैं यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो सके। मैं ले लेता हूँ ग्रीन कलर ले लेता हूँ, ठीक है। देखो शुरुआत में आपके पास 12 कमोडिटी है और एक एक्स कमोडिटी है, तो इसके लिए आप छोड़ने के लिए तैयार हो, यानी कि एक कमोडिटी के लिए आपने 4 वाई कमोडिटी, एक्स कमोडिटी की एक यूनिट के लिए आपने वाई की 4 कमोडिटी को घटाया सेक्रीफाइस किया। तो हमारे पास ये देखो, आप आर पॉइंट पे देखना इसको, यानी आपने एक्स को बढ़ाया है 1 से 2 क्वांटिटी तक, जबकि आपने वाई को कम किया है 12 से 8 तक, यानी बाय वाई का जो सेक्रीफाइस है वो 4 का है और एक्स का जो एडिशन है वो 1 का है। तो यानी कि जो एक्स का जो है ए आर क्या है, चेंज इन वाई, यानी ए से आर तक, और एक्स में जो चेंज हुआ है वो क्या है, बी आर। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनेट है। यानी कि कहने का मतलब एम आर एस ऑफ एक्स वाई लॉस फ्रॉम वाई, उसको किससे आपने फुलफिल कर दिया, गेन फ्रॉम एक्स से, यानी कि वाई में जो चेंज हुआ और एक्स में जो चेंज हुआ, इन दोनों को आप प्रोपोर्शनेट करोगे तो वो जो रेट अपने पास आएगी वही क्या है, अपनी एम आर एस है। वही क्या है, एम आर एस है। एम आर एस क्या है, एक कमोडिटी को आप दूसरी कमोडिटी से किस रेट पे सब्सटीट्यूट कर रहे हो। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन में देखो 4 वाई के बदले आपने 1 अक्स के बदले आपने 4 वाई को छोड़ा, तो आपका प्रोपोर्शन बना ये, यानी सब्सटीट्यूशन आपने y का सब्सटीट्यूशन किया है x से, यानी कि y की जगह आप क्या यूज कर रहे हो, x यूज कर रहे हो। तो आप एक x के बदले आपने कितने y छोड़ दिए, 4। दूसरे में आपने 1 x के बदले 3, फिर 1 के बदले 2, फिर 1 के बदले 1। तो आपका जो MRS है वो इस तरीके से स्लोप बताएगा, यानी MRS से ही आपके IC कर्व का क्या पता चलता है, स्लोप पता चलता है कि IC कर्व क्या होता है, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। और कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन का मतलब यही है, शुरुआत में MRS ज़्यादा डिक्रीज होती, मतलब MRS ज़्यादा होती है, फिर धीरे धीरे ये क्या होती है, कम होती चली जाती है। तो MRS के डिक्रीज होने से ही जो IC है उसका स्लोप क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। यहाँ से यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि IC के कॉन्वेक्स होने का क्या रीजन है। रीजन यही है कि MRS क्या होती है, डिक्रीज होती है, और MRS के डिक्रीज होने से IC का क्या होता है, स्लोप कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है। तो यहाँ से अपने पास जो बोनस टिप्स है वो यही है कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, इसका सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है वो किसने करवाया था, प्रोफेसर लर्नर ने करवाया था। उनकी एक बुक थी इकोनॉमिक्स ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ से ये एक इम्पोर्टेंट अपने पास फैक्ट निकल के आता है कि MRS जो डिक्रीज होती है, इस थ्योरी का प्रोपाउंडर कौन है, तो वो कौन है, प्रोफेसर लर्नर है, इकोनॉमिक्स ऑफ कंट्रोल। और MRS ही इंडिकेट करती है कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कैसा होगा। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है कॉन्वेक्स, और ये कॉन्वेक्स किस वजह से होता है, MRS के डिक्रीज होने की वजह से। बढ़ते हैं आगे, MRS क्या डिक्रीज ही होती है। यहाँ से कई बार जो असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यूज होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर EFM की बात करूँ या असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स की बात करूँ या फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन पेपर की बात करूँ, तो वहाँ से यहाँ से वहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारे जहन में एक ही बात रहती है कि MRS क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या इसके अलावा भी MRS के टाइप्स होते हैं, क्या बिल्कुल MRS 3 तरीके की होती है, कॉनकेव, स्ट्रेट और कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का मतलब हो गया डिमिनिशिंग MRS। कॉनकेव कब होती है MRS, जब आप एक कमोडिटी को, यानी कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट विद इंक्रीजिंग रेट, यानी कि अभी अपने प्रीवियस एग्जांपल में 1 अक्स के लिए आपने कितने वाई छोड़ रहे थे, 4, फिर 1 अक्स के लिए 3, फिर 1 अक्स के लिए 2, फिर 1 अक्स के लिए 1। ये तो डिमिनिशिंग है, वो यही है। और अगर आप इक्वल लेवल पे इसका सेक्रीफाइस करो, 1 अक्स के लिए आपने 1 वाई छोड़ दिया, फिर 1 अक्स के लिए 1 वाई छोड़ दिया, फिर 1 अक्स के लिए 1 छोड़ दिया, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट वाला। और अगर आप इंक्रीजिंग रेट से छोड़ो, यानी कि शुरुआत में आपने 1 अक्स के लिए 1 छोड़ी, फिर 1 अक्स के लिए 2 छोड़ी, फिर 1 अक्स के लिए 3 और 1 अक्स के लिए 4, तो जब इंक्रीजिंग रेट के साथ आप MRS रखते हो, तो तब हमारा जो MRS का जो कर्व है वो क्या बनता है, कॉनकेव बनता है।
स्ट्रेट लाइन में अभी मैंने बताया कि जब कंज्यूमर इक्वल लेवल से क्या करे, सब्सटीट्यूट करे, तब हमारी एमआरएस क्या होगी, इक्वल्स टू 1। और ऐसा किस केस में होता है, परफेक्ट सब्सटीट्यूशन के केस में होता है। तो यहां से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या होगा कि परफेक्ट सब्सटीट्यूशन या परफेक्ट सब्सटीट्यूट वाली वस्तुओं के संबंध में एमआरएस की स्थिति क्या होगी। तो एमआरएस परफेक्ट सब्सटीट्यूट में किस तरह का होता है, स्ट्रेट लाइन का होता है, क्योंकि वहां परफेक्ट सब्सटीट्यूट का मतलब क्या हुआ, एक्स और वाई दोनों एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के परफेक्टली सब्सटीट्यूट है, यानी एक्स और वाई एक ही है, ये कहा जा सकता है। तो आप एक अक्ष के बदले एक वाई ही छोड़ोगे, फिर एक अक्ष के लिए एक ही वाई छोड़ोगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, जैसे है, हर तरीके से होमोजीनियस है। जो चीज एक दूसरे की होमोजीनियस होगी वही क्या होगी, परफेक्ट सब्सटीट्यूट होगी। तो परफेक्ट सब्सटीट्यूट के केस में एमआरएस क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में होती है। और इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट या जनरल कमोडिटी के केस में एमआरएस क्या होती है, डिक्रीजिंग होती है। व्हेन कंज्यूमर सब्सटीट्यूट विद डिक्रीजिंग रेट, तब हमारी एमआरएस क्या होगी, डिमिनिशिंग होगी, और इसी को क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स होगी। और हमारे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में एमआरएस कैसी होती है, कॉन्वेक्स ही होती है। क्यों होती है ऐसा, क्योंकि जब एक कमोडिटी आप बढ़ाते हो, यानी एक्स कमोडिटी को आपने बढ़ाया, तो आपने वाई कमोडिटी को क्या किया, डिक्रीज, ताकि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या बना रहे, इक्वल बना रहे। तो एमआरएस क्यों डिक्रीज होती है, टू मेंटेन द इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो हमें एक कमोडिटी जब हम इंक्रीज करते हैं तो दूसरी कमोडिटी को क्या किया जाता है, डिक्रीज किया जाता है। तो दोस्तों आज की ये अपनी क्लास थी जिसमें हमने ऑर्डिनल अप्रोच को थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस किया और साथ में इनडिफरेंस कर्व के इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस किया है। आगे की फर्दर क्लास में हम इनडिफरेंस कर्व को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम इनडिफरेंस कर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स को, इनडिफरेंस की जो प्रॉपर्टीज है, इनडिफरेंस कर्व का जो इक्विलिब्रियम है, बजट लाइन है, और जो इनकम और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, उन सबको डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए करियर साथी कोचिंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।